वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों के हवाले से। मैं एक ही मिसाल को बार बार जो है वो कोट करती हूँ। मैं इस यहाँ पे भी एक एग्जांपल जो है वो कोट करना चाहूँगी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और उसके मार्क्स मेरा ख्याल है कम आए हैं फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स में। तो वो मुझे पूछ रही थी कि कोई ट्यूशन है या मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा कि अभी कौन सी क्लास में है। उन्होंने कहा ज़ैनब अभी नर्सरी में पढ़ती है। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई कि उस बच्ची पे कैसे प्रेशर दिया होगा। वालिदैन भी कह रहे हैं और वो कह रही है कि जो उनके हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि बच्ची की तरफ देखो तुम कैसे उसको पढ़ा रही हो, मैं बाहर होता हूँ, इसके अभी से मार्क्स कम आ रहे हैं, आगे जाके क्या होगा। तो इतना ज़्यादा हम बच्चों से अभी से उन पर स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। उनके टीचर्स पे, स्कूल में हम कुछ ना कुछ जो है करके उन पर करते हैं। बल्कि बच्चों को किस तरह से हम फ्रीली पढ़ा सकते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। बस एक चीज़ की अहमियत बता दी जाए कि इल्म हासिल करना ज़रूरी है। बेसिकली इल्म क्यों हासिल किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं इससे, बाकी उनकी जहन पर और जो उनकी कैपेसिटी है उन पर छोड़ दिया जाए, ना कि जितना हो सके उन पर बर्डन डाला जाए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खानम अंसा शहजादी साहिबा, जो कि टीचर ट्रेनर एंड पेरेंट्स एजुकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो और मच। खानम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सिलसिला आपने कब आगाज़ किया, इसको कब शुरू किया, कब आपको लगा कि बच्चों पे स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा आ रहा है पढ़ाई का और वालिदैन जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं 2019 से इस सिलसिले के ऊपर काम कर रही हूँ। मैं एज आ टीचर्स ट्रेनर भी काम कर रही हूँ और पेरेंट्स एजुकेटर भी। मेरे पास बहुत से ऐसे मसाइल टीचर्स की तरफ से भी आते हैं और पेरेंट्स की तरफ से भी आते हैं। और जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो भी मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आती थी, गैप नज़र आते थे, तो उनके ऊपर मैं बाकायदा तौर पर रिसर्च करती हूँ। उसके बाद कोई रिज़ल्ट जो मेरे पास आते हैं उसके मुताबिक मैं अपने पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी गाइड करती हूँ। जब ये एक सिचुएशन, जैसे अभी आपने एक सिचुएशन मेरे सामने रखी कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं बच्चों की स्टडीज़ को लेके, और वो प्ले क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे को अभी राइटिंग नहीं आ रही, जबकि उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर होती है। हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो 4 डोमेन्स के ऊपर जो है वो पूरा उसका सर्कल बना हुआ होता है, जिसमें उसकी सबसे पहले फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में हमारा जिस्म का बढ़ना, हाथों का जिस्म का बढ़ना, और सेकंड हमारे दिमाग का बढ़ना, उसमें याददाश्त किस तरह से रहेगी। फिर उसके बाद बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि उसने अपनी जो चीज़ें याद की हैं उसको किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसका शऊर कैसे बेदार किया जा सकता है, उसको सही और गलत में फ़र्क कैसे सिखाया जा सकता है। इसके बाद थर्ड जो आता है हमारे पास, वो आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे सोशल किस तरह से हो सकते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है उनको, और उनकी जो सोशल सर्कल है उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बच्चे को एजुकेट किया जाए। लास्ट में हमारे पास आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद ज़्यादा फोकस हमारे पेरेंट्स करते हैं, बाकी हमारी 3 डोमेन्स को ऐसे निगलेक्ट करते हैं जैसे करने का हक होता है। कभी बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कभी भी बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे कि उसको एक्टिविटीज़ किस तरह से करवानी चाहिए, उसको किस तरह से डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कैसे करना चाहिए। और सोशल इमोशनल तो सोच लो कि हमारे माशरे का हिस्सा है ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा जो है वो इमोशनली वीक भी हो सकता है। तो आप 2019 से पहले बच्चों को पढ़ाती थी, आपका इस शोबे से मुंसलिक थी, जिस आपको पता चला कि ये यहाँ पे गैप है, तो जी, मेरा एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से है। मैं एज अ टीचर मैंने पहले काम किया, उसके बाद मैंने फिर एज अ बुक राइटर काम कर रही हूँ। अभी मैं बुक राइटर और उसके साथ मैं टीचर्स को ट्रेनिंग करवाती हूँ, डिफरेंट स्कूल्स में पूरे पाकिस्तान में जाती हूँ। अभी मेरा रिसेंट जो था वो KPK में था, जहाँ पे हमने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई। टीचर्स को ट्रेनिंग किस तरह की दी जाती है? हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपने पहले कहीं पढ़ाया होगा, यही हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो अब उनको कैसी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है? अब हमारी बुक बेस्ड ट्रेनिंग हो रही है डिफरेंट एरियाज़ में। इसके साथ जो है जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, हर एरिया की, हर क्लास की, हर बच्चे का मसला मुख्तलिफ होता है। अब उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, उसके मसले को कैसे हल किया जा सकता है। मेरे पास एक पिछले दिनों एक जो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, मेरे पास एक सवाल आया कि मेरे पास जो बच्चे पेरेंट आया, एक 1 क्लास का स्टूडेंट था, और उसने कहा कि मेरे बच्चे को कोई लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं जाती है। तो मैं समझती हूँ कि टीचर, एक जो 1 क्लास का बच्चा है उसको नहीं, यानी इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बच्चे को स्टेटमेंट क्यों पढ़नी आनी चाहिए। ये वो उस जो टीचर थी वो ये सोच रही थी कि शायद 1 क्लास के बच्चे के ऊपर ये ज़्यादा बर्डन है। लेकिन अगर हम प्ले, नर्सरी, प्रेप 1 क्लास तक के बच्चे को देखें तो हम प्ले में उसको हरूफ तहज्जी का अलिफ बे सिखाते हैं। फिर उसके बाद
प्ले नर्सरी में जब बच्चा आता है तो उसको फिर 2 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज, जब तक वो 1 क्लास में आता है तो वो 4 हरफी अल्फाज को मिलाकर जुमला साजी करने के काबिल हो जाता है। तो वो एक पैराग्राफ या एक लाइन पढ़ने में बच्चे को जोड़ तोड़ के साथ आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ये है कि पेरेंट्स को और टीचर्स को पता ही नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उसको किस तरह से बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसके साथ बेहतर नताइज हासिल करने चाहिए। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो हम लोग कर रहे हैं सिचुएशनल, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सके और पेरेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए पढ़ाई के हवाले से, और जो टीचर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एज एंड ग्रेड के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या क्या स्किल्स हमें सिखाना ज़रूरी है। सही हो गया, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। और बिल्कुल इस तरह से मैं देखती हूँ अभी तक बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आती है। अब तो बिल्कुल भी नहीं आती है उनको, लफ्ज़ जोड़ना, अपना नाम या अपने वालिदैन का नाम ठीक से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने फोकस नहीं, अब हमारा उस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम उर्दू को उर्दू की तरह से नहीं पढ़ा रहे, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ा रहे। जब हम किताब को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के गरज से और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे कि बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, ताकि हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी हमें प्रेशर ना हो और पेरेंट्स को ये होता है कि मैं उसके अब्बा को भी बता सकूँ कि बच्चे कितने नंबर आए। तो वो जो चीज़ें हैं उसको जब हम देखते हैं और समझते हैं कि बस जी इसी एरिया में हमने रहना है और इतना ही काम करना है, तब तक हम बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप नहीं कर सकेंगे। बच्चा रट्टा करेगा, रट्टे के मुताबिक पेपर होगा, उसके ऊपर रिजल्ट्स आ जाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो डाटा था वो उड़ जाएगा और उसके बाद वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाएगा। ये आपने एक टर्म यूज़ की कॉग्निटिव, ये बड़ी अच्छी टर्म यूज़ किया है, साइकोलॉजी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको आप जैसे कि आपने कहा कि अपनी हकीकी ज़िंदगी में जैसे जैसे बच्चा अप्लाई करता है तो ज़्यादा अच्छे से सीखता जाता है। उस सिलसिले में हम क्या काविशें कर रहे हैं और कहाँ पे जो है टीचर्स जो हैं इसको करने में नाकाम हो रहे हैं? देखिए हमारे स्कूल में जैसे अभी मैंने बात की कि स्कूल्स का भी प्रेशर होता है कि ये जी इस टर्म का ये सिलेबस है, इसको इतना इतना आपने करवाना है। अब बच्चे ने कितना अचीव किया, हर एक बच्चे का लर्निंग मूड डिफरेंट है। हर बच्चा जो है, हार्वर्ड गार्डनर की एक रिसर्च है, उसने कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का, कि हर बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड डिफरेंट है। हर बच्चा जो है वो लर्निंग मूड उसका डिफरेंट होता है कि वो किस मूड में क्या सीख सकता है। और हमारी किताब के शुरू में ही ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं कि ये बच्चे ने इस क्लास में इस चैप्टर के लिए ये सीखना है। जब हमारे टीचर्स और पेरेंट्स उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के ओरिएंटेड काम नहीं करवाते तो हमारा कॉग्निटिव भी एक्टिव नहीं होता है। हमारा कॉग्निटिव कब एक्टिव होता है? जब हम बच्चे को कोई टास्क देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद मैंने आपसे ये काम करवाने हैं। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग होती है, फिर वो उसको रिपीट करता है, रिपीट करने के बाद वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसका जो डाटा है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा बेहतर तरीके से नताइज हासिल करता है। इसी के साथ जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है, उसी दौरान बच्चा सोचता है, समझता है और इम्प्लीमेंट करता है अच्छा और बुरा क्या है। 2 ऑप्शन हमेशा बच्चे के पास होते हैं, अगर मैं ये करूँगा नुकसान होगा, यानी उसके हाथ में नाइफ है, अगर वो उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करेगा तो वो बेहतर तरीके से फ्रूट को कटिंग कर सकता है, और अगर उसको बेहतियाती के साथ करेगा तो अपने हाथ को भी कट कर सकता है। तो ये कॉग्निटिव है जो उसको बताता है कि किस तरह से किस चीज़ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम पेरेंट्स को और टीचर्स को दोनों को गाइड करें तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते हैं और उसको ओपनली डिसीजन लेने दें। जब बच्चा खुद अपने डिसीजन लेना शुरू करता है तो वो फिर आगे चल के अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से कामयाब होता है। तो टीचर्स को इस सिलसिले में हम कितना सिखा सकते हैं और टीचर्स जो है अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं बच्चों की इस तरह की तरबियत करने में? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि आपने कहा सिर्फ ये सिलेबस ख़त्म करवाने की गर्ज से रह गया हुआ है, एक इस क्लास के ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, बस यही रह गया है। देखिए सिंगल नेशन करिकुलम है, नेशनल हमारे गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया उसमें अर्ली चाइल्डहुड यानी 0 से 8 साल के बच्चे जो है, जीन पियाजे की ये रिसर्च है, उसने कहा है कि ये बहुत ही ख़ास साल होते हैं जिसमें 0 से 8 साल के बच्चे के लिए हमें प्रॉपर डिज़ाइन करनी चाहिए चीज़ें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे 3 साल से लेके 8 साल के बच्चे के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें इन 4 डोमेन्स को भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद 4 C's को इंक्लूड किया गया है।
फिर इसके बाद स्ट्रीम एजुकेशन को इंक्लूड किया गया ताकि बच्चे इन तमाम एरियाज़ के ऊपर अच्छे तरीके से काम से। अब इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? हमारा क्रिएटिविटी होती है, कोलैबोरेशन होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चे। कोलैबोरेशन किन के साथ होती है? कोलैबोरेशन बच्चे की आपस में, जैसे ग्रुप स्टडी है, जैसे ठीक है, जैसे ग्रुप स्टडी, हाँ। तो इसमें क्रिएटिविटी है, जैसे कि बच्चे को कोई टास्क दिया जाता है जिसमें कलरिंग हो सकती है, आर्ट वर्क हो सकता है, बच्चे का कोई भी आइडिया बच्चे के साथ जहन में आया तो उसको शेयर कैसे करेगा। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो डिज़ाइन करके, तो गवर्नमेंट ने जब हमारी पॉलिसी बनाई फिर हमारी किताब में उसको इम्प्लीमेंट किया। एनओसी के, यानी अगर हमारी किताब में ये तमाम एरियाज़ जो कि हमारी गवर्नमेंट ने दी हैं किताब में शामिल नहीं होंगी तो किताब जो है उसको एनओसी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हमारी किताब में भी ये शामिल है और इसके ऊपर हम बहुत ही माइक्रो लेवल पे ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी अभी ई लर्निंग के ऊपर काम हो रहा है। हर किताब के साथ QR कोड हैं, उसको स्कैन किया जाता है। उसमें मैं वीडियोस भी बनाती हूँ जिसमें हम टीचर्स के लिए अलग वीडियोस बना रहे होते हैं कि आपने इस पेज को पढ़ाना कैसे है, और इसमें 4 डेवलपमेंट कोर एरिया जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद वही हमारा पेज होता है, उसमें पेरेंट्स के लिए हम अलग से बनाते हैं। जैसे आपने बताया कि वो ज़ैनब की अम्मी आपसे पूछ रही थी कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बताओ या कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ पे मैं उसको भेज सकूँ। अब हमारी किताब के साथ क्या होता है कि हम QR कोड स्कैन करते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने अपने बच्चे को घर में ये एक्टिविटीज़ करवानी है। टीचर्स ने काम करना होता है, उसका लेटर जो है उसका साउंड बताया, फिर उसका नेम एंड शेप बताई, फिर उसको लिखना बताया। अब उसके बाद घर में जब बच्चा पहुंच जाता है, वो काम तो बच्चे ने घर में स्कूल में सीख लिया। अब जब घर गया है तो घर में उसने अपनी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ सीखना है। अब बच्चे कौन सा लफ्ज़ जो है इस अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ता है? जी बिल्कुल। और हम लोग घर में किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर स्कूल में उसने ग्रुप एक्टिविटी की है तो उसको घर में आके आप उसको बताएं कि ये तुम्हारे कज़न्स हैं, ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, इनके साथ कैसे कोऑपरेट करना है। इनके साथ अगर यही एक है तो स्टोरी मदर्स जो हैं वो उनको कैसे सुना सकती हैं। फिर इसी तरह से जो उसका केयर टेकर है, यानी जिसके पास बच्चा पढ़ता है या जिसके साथ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन वीडियोज़ उसमें मौजूद हैं ताकि हम एजुकेट कर सकें तमाम उन अफराद को जो कि बच्चे के लिए उसकी फैमिली में या उसकी स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं। और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और फैमिली इन्वॉल्वमेंट बच्चे की पर्सनैलिटी को 70% जो है वो बेहतर भी बनाती है और बड़े ही अच्छे तरीके से ख़राब भी करती है। मैं कासिम अली शाह साहब का एक देख रही थी स्टेटस उनका व्हाट्सएप का, उन्होंने लिखा हुआ था कि एक बच्चे की ज़िंदगी को तबाह करने में 2 अहम किरदार होते हैं, एक गुस्सीला बाप और एक चिड़चिड़ी माँ। एक गुस्सीला बाप जो है वो बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को इतनी बुरी तरह से ख़राब करता है, और एक चिड़चिड़ी माँ जो है वो किस तरह से बच्चे को ख़राब और उसके ज़हनी जो नशो नुमा है उसको तबाह कर देती है। अगर ज़हनी तौर पर बच्चा मजबूत नहीं है वो फ़िज़िकल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसका अपनी तालीम के ऊपर भी फोकस नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि हमारी एक रिसर्च ने बताया कि 2.5 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से अपनी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सकते। घर में लड़ाई झगड़ा है, बच्चों में सवाल करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, फिर हम जब चिड़चिड़ेपन में वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, झट कर उनको कहते हैं कि बाद में पूछना या समथिंग इस तरह से करके, तो ज़रा मुश्किल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद।